हेलो गाइस, आई एम Shomiran Dotto and you're all following my video classes। आज का क्लास का मैटर विल बी रेशियो एनालिसिस। हम लोग रेशियो एनालिसिस का काफ़ी सारा वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग देख भी लिया काफ़ी सारा बेसिक सम्स, उसके बाद काफ़ी सारे एडवांस सम्स भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग डिराइव कैसे किया जाता है रेशियोज़ ये भी देख चुके हैं हम लोग। आज भी हम लोग देखेंगे दो डिफरेंट टाइप ऑफ सम, डिफरेंटली थोड़ा एडवांस सम्स। एक चीज़ इधर हम इस बीच बता दें कि हमारा वीडियोस में जो भी सम्स दिखाया गया है वो सब सम्स आप लोगों को मैथ में मिल जाएगा। कि नंबर शायद टैली हो या नहीं हो, बिकॉज एवरी ईयर आई यूज़ टू चेंज माई मैथ। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, पुराना मैथ से किया होगा, बट देन अगेन एवरी ईयर आई यूज़ टू चेंज माई मैथ। तो फिर सम नंबर ऐड करते हैं हम, सम कुछ सम्स बेकार होता है तो उसको निकाल देते हैं। तो इसके चलते नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट डेफिनेटली विल गेट दैट सम, पर्टिकुलर सम इन माई मटेरियल। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। अभी भी हम मेरा पुराना मैथ से सम नंबर 12 आज हम सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे क्या होता है। उसमें एक बैलेंस शीट बनाने बोला गया। सो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बट बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट हमने क्या बताया था कि ढेर सारा वर्किंग करना पड़ता है हम लोगों को। और उस वर्किंग करते हुए हम लोग पहले निकालेंगे कि बैलेंस शीट एलिमेंट जो होता है, बैलेंस शीट के एलिमेंट क्या क्या होता है हम लोग को मालूम है। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। उसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ज़्यादातर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग डिवेंचर्स ही होता है। ये कोई कोई समय होता है, कोई कोई समय नहीं होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ सॉरी, उसके बाद आता है करेंट लाइबिलिटीज़। इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ रहेगा तो हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज नहीं तो टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ लिख देंगे। एसेट साइड में दो ही पार्ट होता है, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में काफ़ी बार हम लोग एलोकेट करके लिखना पड़ता है, तो उसको एलोकेट करते हुए लिखेंगे हम लोग। इन टोटल लिखने से नहीं होगा, नंबर काट लिया जाएगा, तो एलोकेट करके लिखते जाएंगे। तो ये है हम लोग का रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। सो इसको ये सब इन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग गैदर करेंगे वर्किंग नोट के थ्रू, एंड देन विल मूव ऑन टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए सब में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। जिसके साथ जो रिलेशन है, जिस पॉइंट के साथ जिसका भी जो रिलेशन है उसको हम लोग पहले मतलब टाई अप करेंगे रिलेशंस को। उसके बाद धीरे 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 हम लोग एक के बाद एक हिडन जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग निकालते जाएंगे। कैसे किया जाएगा सम नंबर 12 को, एक बार पहले सम दिखाएंगे, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू शो यू द सॉल्यूशन। सामने दिख रहा है सम नंबर 12 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वाइज लिमिटेड। relating to wise limited you are required to prepare the summarized balance sheet। balance sheet obviously according to the नया शेड्यूल ही होगा। करेंट रेशियो दिया हुआ है, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब इसको हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं, दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स रेशियो दिया हुआ है 20%, 0.2 मतलब 20% बोल सकते हैं हम लोग। नेट वर्किंग कैपिटल बाई नेट वर्थ ये दिया हुआ है 30%, 0.3 मतलब ये 30% हो गया। सेल्स बाई नेट फिक्स एसेट्स इज 2, sales by net worth is 1.5, sales by debtors is 6, reserves to capital ratio 1, net worth by long term ratio is this much 20। तो यहाँ पर ये सब में लॉन्ग टर्म लोन्स है, क्योंकि नेट वर्थ के साथ लॉन्ग टर्म रेशियो का एक लॉन्ग टर्म लोन का एक रेशियो दिया हुआ है। स्टॉक वेलोसिटी 2 मंथ्स दिया हुआ है। स्टॉक वेलोसिटी 2 मंथ्स मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। हम लोग को मालूम है, हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग बेसिक क्लासेस किए थे कि स्टॉक वेलोसिटी जब दिया रहता है मंथ में, उसको टाइम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाके स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल सकते हैं हम लोग उसको। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इन नया फॉर्म इट्स कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द स्टॉक वेलोसिटी। इट इज़ 2 मंथ्स मतलब एक साल में 6 बार स्टॉक टर्नओवर हुआ। तो फिर कैसे 6 बार आया, 2 मंथ्स है तो 12/2 करने से, नंबर ऑफ मंथ इन ईयर बाई 2 करने से आपका आ जाएगा 6 टाइम्स। तो इन्वेंट्री वैल्यू टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो विल बी 6 टाइम्स। और शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख। यहाँ पर शेयर कैपिटल देने का मतलब होता है, देखिए यहाँ से रिजर्व्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जब कैपिटल में पुट करेंगे तो यहाँ से हमको शुरू करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल में हम लोग ये पुट करेंगे तो आ जाएगा रिजर्व्स। रिजर्व्स और कैपिटल हम लोग को मिल जाएगा। तो रिजर्व्स और कैपिटल मिला के क्या होता है, नेट वर्थ होता है। नेट वर्थ मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो नेट वर्थ पुट करने से सेल्स आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा तो नेट फिक्स एसेट्स आ जाएगा, नेट फिक्स एसेट्स आ जाएगा। उसके बाद नेट वर्थ के चलते नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा तो वी कैन यूज इट फॉर करंट रेशियो एंड देन क्विक रेशियो एंड एज ए होल। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ तो फिर सेल्स निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। तो सेल्स जैसे निकल जाएगा तो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट 20% लेस करने से COGS आ जाएगा।
COGS आ जाएगा तो स्टॉक टर्नओवर से एवरेज ये आ जाएगा आपका स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद हम लोग निकाल सकेंगे। तो ये है रिलेशंस। आपको पहले रिलेशन खड़ा करना पड़ेगा सम में कि कहाँ से शुरू करना है। इस सम में तो यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पर पुट करने से रिजर्व्स आ जाएगा। तो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन, द वर्किंग फर्स्ट एंड देन द बैलेंस शीट। सम नंबर 12 फ्रॉम माई मैट। नंबर का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बार बार हम बोल रहे हैं बिकॉज आई यूज़ टू चेंज माई मैट एवरी ईयर, बट वीडियो क्या है, पुराना वीडियो है, तो आगे का बना हुआ वीडियो है, तो इसीलिए क्या हो सकता है कि हम पुराना मैट देख के वीडियो बना रहे हैं, तो इन दैट केस हो सकता है कि सम का नंबर मैच ना करे, बट देन अगेन विल गेट द सम इन माई मटेरियल, डेफिनेटली विल गेट द सम इन माई मटेरियल। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। चलो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम दिखाएंगे सम को। वेल सम को जरूर सामने रखेंगे आप लोग। सम को सामने रखते हुए इसको सॉल्व कीजिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम है। लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट, और लिंक करने के लिए सम को साइड में रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर कैपिटल दिया हुआ है, तो रिजर्व्स बाय कैपिटल तो इज़ 1, तो इधर जब शेयर कैपिटल इज़ 1 तो रिजर्व्स बाय शेयर कैपिटल इज़ 1, तो इधर कैपिटल 10 लाख दिया हुआ है, तो रिजर्व्स भी 10 लाख ही आएगा। तो रिजर्व्स भी 10 लाख हो गया, कैपिटल भी 10 लाख हो गया, तो नेटवर्थ बोल सकते हैं कैपिटल प्लस रिजर्व। नेटवर्थ का और एक मतलब है, और एक माने होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, दैट कम्स टू 20 लाख। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे, नेटवर्थ को यूज़ करेंगे। नेटवर्थ बाय लॉन्ग टर्म इज़ 20, नेटवर्थ निकाल लिया अभी हम लोग 20 लाख, तो फिर यहाँ से आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख। कैसे? 20 नेटवर्थ डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म लोन इज़ 20, तो लॉन्ग टर्म लोन को इधर लेके जाइए, 20 को इधर लेके आइए, तो नेटवर्थ बाई 20 मतलब 20 लाख बाई 20 विल गिव यू 1 लाख, दैट इज़ लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख। तो एक एक करके सब इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आ रहे हैं। शेयर होल्डर्स फंड आ गया, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, मतलब पहला पार्ट आ गया लाइबिलिटी साइड का। सेकेंड पार्ट इज़ नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, उसमें लॉन्ग टर्म लोन होता है, वो भी आ गया। तो 1 बाई 1 इन्फॉर्मेशन गैदर होते जा रहे हैं। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, 2 पेज का वर्किंग छोड़ के आप लोग बैलेंस शीट बना के एक एक करके लिख भी सकते हो, या लेटर ऑन भी आप लोग कर सकते हो, नॉट एन इशू। पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार वर्किंग पार्ट। उसके बाद सेल्स बाय नेटवर्थ, सेल्स बाय नेटवर्थ, नेटवर्थ हम लोग अभी अभी निकाल लिया 20 लाख, तो सेल्स आ जाएगा 20 लाख इंटू 1.5 करने से आपका 30 लाख आ जाएगा सेल्स। तो सेल्स आ गया इधर से। देखो एक बार एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिल गया, तो एक 1 बाई 1 सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलते जाएगा। सो ये है मेन चीज़ कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, वेयर फ्रॉम यू आर सपोज टू स्टार्ट द सम। एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से कुछ लिंक निकाल ही जाएगा। जैसे यहाँ तक मैंने सेल्स तक पहुँच गया, तो सेल्स बाई डेटर्स बोल दिया गया 6, सम में दिया हुआ है सेल्स बाई डेटर्स 6, तो यहाँ से डेटर्स आ गया आपका, देखिए 30 लाख बाई 6 विल गिव यू 5 लाख, डेटर्स 5 लाख आ गया। तो करेंट एसेट्स का एक पार्ट आ गया हम लोग का 5 लाख सेल्स में से। सेल्स बाई डेटर्स दिया हुआ है, सेल्स तो हमने इधर ही निकाल दिया 30 लाख, तो इसको पुट करने से इधर सेल्स बाई डेटर्स में पुट करने से आपका डेटर्स भी आ गया, दैट इज़ 5 लाख। आई होप आप लोग भी साथ ही साथ करते जा रहे हो, तभी ये सम बनेगा। अगर नहीं करोगे सिर्फ देखने से ये सम नहीं बनेगा। या एक काम कर सकते हो आप लोग, पहले एक बार देख के रख सकते हो, उसके बाद वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा एक बार वीडियो को चला लेना। उसके बाद सेल्स बाई नेट फिक्स एसेट्स इज 2 दिया हुआ है, तो फिर सेल्स बाई फिक्स एसेट्स, यहाँ पर सेल्स हम लोग को मालूम है 30 लाख, तो नेट फिक्स एसेट्स विल बी 15 लाख, 30 लाख बाई 2 लाख। जस्ट 2 को इधर लेके जाइए, नेट फिक्स एसेट्स को इधर लेके जाइए, तो अल्टीमेटली 15 लाख आएगा आपका नेट फिक्स एसेट्स। तो देखिए एसेट साइड का भी एक एलिमेंट आ गया, नेट फिक्स एसेट्स, और डेटर्स भी आ गया। तो आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। वर्किंग कैपिटल बाय नेटवर्थ, वर्किंग कैपिटल बाय नेटवर्थ इज 0.3, तो इधर से हम लोग नेटवर्थ हम लोग को मालूम है 20 लाख, तो इधर कर देगा, तो आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल 6 लाख। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 6 लाख, और करंट एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, ऐसे करके भी लिख के रख सकते हैं, क्योंकि बाद में इसका जरूरत पड़ेगा। सो वर्किंग कैपिटल आ गया, कौन सा रेशियो से, वर्किंग कैपिटल बाय नेटवर्थ से, क्योंकि वी नो नेटवर्थ, तो वर्किंग कैपिटल केम टू 6 लाख, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़,
तो यहाँ से हमने एक डिराइव कर लिया कि करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू 6 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज़, और वही करंट रेशियो में मैंने पुट कर दिया। देखो करंट रेशियो इज CA/CL, उसमें मैंने CA की जगह ये पुट कर दिया 6 लाख प्लस CL, तो यहाँ से आपका करंट लायबिलिटीज़ आ गया 4 लाख। जस्ट सी द एप्लीकेशन ऑफ हाउ I derive the current liabilities with the help of working capital and the current ratio. उसके बाद अगर जैसे करंट लाइबिलिटीज़ आ गया तो करंट एसेट्स आराम से आ गया। करंट एसेट्स नथिंग बट 6 लाख प्लस करंट लाइबिलिटीज़, तो 6 लाख प्लस 4 लाख दैट इज 10 लाख करंट एसेट्स। तो ये इधर एक स्टेज बात है। देखो टोटल करंट एसेट्स हम लोग के पास आ गया, साथ ही साथ इधर डेटर्स भी आ गया था हम लोग का। देखो ऊपर में मैंने डेटर्स भी निकाला था 5 लाख, तो 5 लाख इज द डेटर्स और करंट एसेट्स इज 10 लाख। दैट मीन्स इस करंट एसेट्स में 10 लाख में 5 लाख का डेटर्स इंक्लूडेड है। तो यही स्पेसिफिकली हम लोग को बैलेंस शीट बनाने के टाइप लिख कर रखना पड़ेगा। एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं एक बार देखते हैं। पहले यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द सम। अब एसिड टेस्ट रेशियो देखिए, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक बाई CL, दैट इज़ 1.5। यहाँ से CA भी मालूम है, CL भी मालूम है, तो क्वाइट ऑब्वियस स्टॉक निकल जाएगा। स्टॉक स्टॉक विल बी 4 लाख। तो अभी अभी हम लोग एक चीज़ देखा कि हम लोग करंट एसेट्स निकाल लिया 10 लाख, जिसमें से डेटर्स निकाल लिया 5 लाख, और स्टॉक आ गया हम लोग का 4 लाख। मतलब ये 10 लाख में वो 5 लाख डेटर्स भी इंक्लूडेड है, ये स्टॉक 4 लाख भी इंक्लूडेड है। मतलब और 1 लाख जो होगा वो अदर करंट एसेट्स होगा, उसको हम लोग बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। एक साथ करंट एसेट्स लिख के 10 लाख लिखने से नहीं होगा। हम लोग स्टॉक लिखेंगे 4 लाख, डेटर्स लिखेंगे 5 लाख और अदर करंट एसेट्स लिखेंगे 1 लाख, तो कुल मिला के वो 10 लाख होना चाहिए। जीपी रेशियो निकाले मैंने 6 लाख। इस जीपी रेशियो का कोई काम ये सब में है नहीं फिलहाल। इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो ये वर्किंग पार्ट ओवर, इसके बाद हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, आई मीन बैलेंस शीट। एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो से हम लोग स्टॉक निकाल लिया। अब आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड पहले वॉच कीजिए। देखिए लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल पहले ही निकाल लिया था 10 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी निकाल लिया था 10 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन निकाल लिया था हम लोग 1 लाख, और करेंट लायबिलिटीज़ निकाल लिया था 4 लाख। कुल मिला के टोटल 25 लाख हुआ। This is the liability side of the equity and liability side of the balance sheet. And now this is the asset side of the balance sheet, जिसमें नॉन करंट एसेट्स मतलब नेट फिक्स एसेट्स हम लोग पहले ही निकाल लिया था वर्किंग नोट। एक बार देखिए झांकिए वर्किंग नोट पे, तो देखिएगा उधर 15 लाख 15 लाख हम लोग निकाले थे नेट फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स के बारे में अभी मैंने डिटेल बताया कि इट्स टोटल ऑफ 10 लाख। 10 लाख में से 5 लाख डेटर्स है जो हम लोग अलग से निकाल लिया था, स्टॉक भी 4 लाख अलग से निकाल लिया था, तो रिमेनिंग 1 लाख जो रह जाएगा वो अदर करंट एसेट्स हो जाएगा। तो देखिए इसका भी टोटल 25 लाख आ रहा है। तो लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 25 लाख, एसेट साइड का भी टोटल 25 लाख। वेल आज का क्लास का नेक्स्ट सम नंबर 22, इधर प्रोप्राइटर्स फंड निकालने बोला है।
प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकाला जाएगा वो हम दिखाएंगे जरूर, बट बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू द वर्किंग पार्ट ऑफ द सम. वर्किंग पार्ट दिया हुआ है स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20%, मतलब जनरल रिजर्व इज 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब हम लोग को मालूम है इट्स फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ 60% दिया हुआ है. फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इट्स 4, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%. मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेटर्स वेलोसिटी 2 मंथ दिया हुआ है. डेटर्स वेलोसिटी 2 मंथ मतलब यहाँ से बोल सकते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो विल बी 6 टाइम्स. सो ये जो है मंथ में जब दिया रहेगा उसको हम लोग टाइम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि डेटर्स वेलोसिटी से हम लोग का कोई काम नहीं है. हम लोग का काम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो. डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं मॉडर्न रूल के अनुसार. तो वो हो जाएगा आपका 6 मंथ्स. डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये जो हम अंडरलाइन करें डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब में ना कोई काम नहीं है. क्रेडिटर्स वेलोसिटी देखिए 73 डेज दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम लोग क्रेडिटर्स टर्नओवर या उसको बोलते हैं ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स होगा. देखिए 73 डेज मतलब नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितना होता है 365. 365 बाई 73 कीजिए तो आपका आएगा 365 दैट कम्स टू 5 टाइम्स. तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स होगा. ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है इधर 1,20,000. ओपनिंग बैलेंस अकाउंट ऑफ रिसीवेबल was 20,000 in excess of closing balance, मतलब डेटर्स ओपनिंग बैलेंस इज 20,000 मोर देन क्लोजिंग बैलेंस. तो अगर क्लोजिंग बैलेंस x है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स x है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स विल बी x प्लस 20,000. क्लोजिंग स्टॉक वॉज 10,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी x प्लस 10,000. तो दिस आर द इन्फॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है. हम लोग को प्रोप्राइटर्स फंड निकालने के लिए क्या क्या करना होगा एक बार दिखाएंगे जरूर, बट बिफोर दैट लेट मी मेक आउट ऑल द वर्किंग, लेट मी फाइंड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन. फिर देखेंगे कौन सा चीज़ काम में आता है जब हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड बनाएंगे, क्योंकि इट्स न्यू थिंग. प्रोप्राइटर्स फंड बनाना आप लोग को मालूम नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे पूरा वर्किंग करेंगे. जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं वो सब हम लोग प्रोबेबल जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं वो एक एक करके निकालते जाएंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रोप्राइटर्स फंड. Sum number 22 from page number 86. Again I am telling one thing, sum number change हो सकता है, but थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा. This sum will definitely be in my mat. मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ते हुए शुरू किया. सम को ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% बोल दिया और वो है 1,20,000. सो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है और 1,20,000 है तो सेल्स यहाँ से निकल जाएगा 1,20,000 इंटू 100/20, क्योंकि 20% इज इक्वल टू 1,20,000. तो 100% क्या होगा, 100% इज सेल्स, 100% क्या होगा 6 लाख. तो दैट मीन सेल्स इज 6 लाख. इधर एक चीज़ हम बता दें, अगर ये सेल को हम लोग यूज़ करेंगे बाद में तो फिर हम लोग क्या मानेंगे, इसको क्रेडिट मानेंगे कैश मानेंगे. कोई भी सब में अगर मेंशन किया हुआ नहीं है कि कितना कैश है कितना क्रेडिट है, तो हम लोग उसको क्रेडिट सेल ही मानेंगे. तब जाके हम लोग डेटर्स में हम लोग उसको अप्लाई कर सकेंगे. जब हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो समझाएंगे तब हम बताएंगे और एक बार, बट फिलहाल इधर देख लीजिएगा कि ये सेल्स को हम लोग क्रेडिट सेल्स ही मान के चलेंगे, अदरवाइज आगे जाके हम लोग को सामने प्रॉब्लम होगा. COGS क्वाइट ऑब्वियस, 6 लाख जो सेल्स है उसमें से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे तो वो आ जाएगा COGS दैट इज 4,80,000. COGS आ जाएगा आपका 4,80,000. फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो दैट इज सेल्स बाय फिक्स एसेट्स. यहाँ पर सेल्स निकाल लिया आपने, तो फिक्स एसेट्स निकालना बहुत बड़ा बात नहीं है. फिक्स एसेट्स विल बी 1,50,000. मैंने निकाल के रख दिए इधर, अब लोग देख लीजिए. सो फिक्स एसेट्स विल बी 1,50,000. तो एक एक करके इन्फॉर्मेशन आप लोगों को निकालना पड़ेगा. जो भी इन्फॉर्मेशन है, हम जो बोलते हैं ना रेशियो वाला सम में, आप लोग पहले से ना एक एक करके इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी प्रोबेबल इन्फॉर्मेशन निकालना मतलब निकाल सकते हो वो निकाल के रख दो. भले वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए वो बाद में सोचेंगे हम लोग, इसमें कोई भूल नहीं है, काटेगा नहीं एग्जामिनर. अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम निकाल के रखते हो और उसका कोई काम नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, तो फिर देन प्रोफेसर, क्योंकि वर्किंग नोट में आप कर रहे हो, तो प्रोफेसर जो भी एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करेगा, दे आर नॉट सपोज टू रिजेक्ट दैट सम्स, दे आर नॉट सपोज टू reduce your the marks which is been allotted for that sum, because working में आप कुछ भी कर सकते हो. so इसीलिए हम बोलते हैं कि रेशियो एनालिसिस के सम में कोई भी पार्ट छोड़ो मत, ये नहीं चाहिए छोड़ देते नहीं. यू डोंट नो विच एवर इज रिक्वायर्ड और विच एवर इज नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए जो जो प्रोबेबल इन्फॉर्मेशन है वो सबको जॉट डाउन करते रहो. नेक्स्ट
फिक्स एसेट्स बाय नेट वर्थ दैट इज 6%, सॉरी 60%, इधर फिक्स एसेट्स निकाल लिया तो नेट वर्थ आपका आराम से आ जाएगा, दैट इज नेट वर्थ इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स बाय 60%, दैट कम्स टू 2,50,000। तो नेट वर्थ आ गया आपका 2,50,000 विद द हेल्प ऑफ फिक्स एसेट्स, क्योंकि फिक्स एसेट्स मैंने अभी निकाल लिया 1,50,000, तो उसको अप्लाई करते हुए मैंने नेट वर्थ निकाल लिया, दैट इज 2,50,000। इधर साफ साफ बोल दिया गया कि जनरल रिजर्व इज 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सामने बोला गया। तो अगर जनरल रिजर्व हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को एक्स मानेंगे तो जनरल रिजर्व विल बी 20% ऑफ एक्स। सो अगर इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग एक्स मानेंगे तो उसका 20% हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व, तो दैट इज 20% ऑफ एक्स, दैट इज x/5। एज वी ऑल नो कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व गिव्स अस नेट वर्थ, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व गिव्स अस नेट वर्थ। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग एक्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व इज इक्वल टू नेट वर्थ, नेट वर्थ इज नथिंग बट 2,50,000, अभी हमने निकाले। तो यहाँ से आपका आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। ये ऑड फिगर आने से आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार ऑड फिगर आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि यू आर रॉन्ग। अब जैसे ही जनरल नेटवर्थ शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व निकाल लिया, हम लोग जाएंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो में। कैपिटल गियरिंग रेशियो में फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ बाय शेयर होल्डर्स फंड। फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में ज़्यादातर क्या क्या आता है, दो चीज़ आता है, एक डिवेंचर और एक प्रेफरेंस शेयर। इधर तो कोई मेंशन किया हुआ नहीं है कौन सा होगा, तो हम लोग डिवेंचर मान के चलेंगे। तो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कंसिस्ट ऑफ डिवेंचर ओनली, मैंने लिखा है इधर ये सम के लिए, क्योंकि ये सम में प्रेफरेंस शेयर का कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको यही मानेंगे, डिवेंचर मानेंगे। तो फिर इसके इन दैट केस डिवेंचर बाय शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मतलब अभी हमने निकाले कि नेट वर्थ उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, क्योंकि ये सब में नेट वर्थ और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड सेम है। क्योंकि देखो नेट वर्थ में नॉर्मली क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, बट ये सब में हम लोग एज्यूम कर ही दिया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई उल्लेख नहीं है। तो नेट वर्थ means either equity share capital plus reserves and surplus, which is nothing but shareholders fund. So equity shareholders fund, तो इधर लिख दिया मैंने डेप्ट बाई 2,50,000 इज इक्वल टू 2/3, तो उस हिसाब से डिवेंचर आ गया हम लोग का 166,667। तो ये एक पार्ट है जहाँ पर एक एजम्पशन हम लोग को लेना पड़ेगा कि कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर डिवाइडेड बाई, मतलब जितना भी फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज है, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बट ये सब में हम लोग को देख लिया कि प्रेफरेंशियल का कोई उल्लेख नहीं है, तो प्रेफरेंशियल है नहीं, तो हम लोग फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज को मानेंगे सिर्फ डिवेंचर। तो डिवेंचर बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जो हम लोग पहले निकाल लिया 2,50,000 नेट वर्थ, तो उसको हम लोग लिख दिया इधर, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स मिला के होता है 2,50,000, तो लिख दिया मैंने इधर। तो अल्टीमेटली डिवेंचर आ गया 1,66,667। We'll move on to the next page. Debtors turnover ratio 6 times दिया हुआ है। Debtors turnover ratio हम लोग देख लिया, it's been given 2 months, तो ultimately it will be 6 times। उस हिसाब से हमने निकाल लिया क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स। सो इधर एज्यूमिंग एंटायर सेल्स कंसीडर टू बी क्रेडिट सेल्स, अगर ये एज्यूम नहीं करेंगे तो यहाँ से ये निकालना बहुत मुश्किल होगा, तब जाके एवरेज डेटर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि जितना भी सेल मैंने किया वो क्रेडिट में सेल किया, तो इन दैट केस आपका एवरेज डेटर्स आ जाएगा 1 लाख। अब जैसे ही एवरेज डेटर्स आएगा 1 लाख, तो यहाँ पर देखो रूल्स दिया हुआ है, डेटर्स का रूल दिया हुआ है कि क्या बोला गया सब में कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज 20,000 मोर दैन द क्लोजिंग डेटर्स। तो इधर बोल सकते हैं कि क्लोजिंग डेटर्स अगर एक्स है तो ओपनिंग डेटर्स 20,000 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 20,000 होगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20,000, मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 करने से आपका आ जाएगा एक्स प्लस 10,000। करके देख लीजिए, तो एक्स प्लस 10,000 ही आएगा, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1 लाख, क्योंकि दिस इज एवरेज डेटर्स विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1 लाख। तो एक्स विल बी 90,000, दैट इज क्लोजिंग डेटर्स। एक्स को क्लोजिंग डेटर्स दिया था, तो क्लोजिंग डेटर्स आ गया 90,000, तो ओपनिंग डेटर्स हो जाएगा आपका 90 + 20, दैट इज 1,10,000। अब जब भी हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड निकालने जाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, हर चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को चाहिए। तो इधर ओपनिंग डेटर्स का कोई काम नहीं है, पर फिर भी हमने निकाल के रखा है, हम लोग को चाहिए क्लोजिंग डेटर्स।
फॉर द प्रोप्राइटर्स फंड इज़ नथिंग बट बैलेंस शीट स्टेटमेंट। जैसे इस बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाता है वैसे ही बनाना पड़ेगा, पर दूसरा टेक्निक है, हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो उधर हम लोगों को क्लोजिंग फिगर चाहिए होता है, तो इधर क्लोजिंग डेटर्स का ही ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए देखो क्लोजिंग डेटर्स 90,000 आ गया, मैंने उसको हाईलाइट करके रख दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट। तो इधर हमने देख लिया कि एक एजम्पशन हम लोग को लेना पड़ेगा, दैट इज इंटायर सेल्स को हम लोग क्रेडिट मानते हुए चलना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग एवरेज डेटर्स का हेल्प लेते हुए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स निकाल लिया। उसके बाद क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेएबल, इट्स 5 टाइम्स दिया हुआ है। तो उस हिसाब से इधर 5 टाइम्स तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, 73 डेज दिया हुआ है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लिया 5 टाइम्स में। कैसे? 365 बाई 73 डेज। डेज दिया रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ डेज इन ईयर लेंगे, मंथ दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मंथ इन ईयर लेंगे। तो इधर 5 टाइम्स आता है। स्टॉक वेलोसिटी 6 टाइम्स दिया हुआ है। स्टॉक वेलोसिटी वो भी 2 महीना दिया हुआ था, तो हम लोग स्टॉक टर्नओवर को 6 टाइम्स में कन्वर्ट कर लिया। 2 मंथ्स दिया हुआ था। स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला है COGS बाई एवरेज स्टॉक। हम लोग को मालूम है कि एवरेज COGS क्या है, पहले ही हमने निकाल लिया था 4,80,000। तो उस हिसाब से एवरेज स्टॉक आ गया आपका 80,000। इधर लिख के रख सकते हो आप लोग 4,80,000 डिवाइडेड बाई 6 करने से आपका आ जाएगा 80,000। तो एवरेज स्टॉक आ गया 80,000। अब एवरेज स्टॉक का भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 10,000 होगा। उस हिसाब से एवरेज स्टॉक क्या होगा, x प्लस 5,000 विच इज़ नथिंग बट 80,000। दैट विल गिव यू x, दैट इज 75,000 विच इज़ ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका 10,000 ज़्यादा, मतलब 75 प्लस 10 85,000। ध्यान से एक बार देख लीजिए कि कैसे मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो से मैंने दोनों स्टॉक निकाल लिया। अगेन प्रोप्राइटर्स फंड के लिए हम लोग को मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक का ज़रूरत है, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब 85,000 का ज़रूरत पड़ेगा। इस ओपनिंग स्टॉक का कोई काम नहीं है, तो मैंने फिर भी निकाल के रख दिया एज़ पर द फॉर्मूला गिवन, एज़ पर द इन्फॉर्मेशन गिवन। हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही निकालते हुए रख दिया। उसके बाद हम लोग का COGS से हम लोग का परचेज आ जाएगा, क्योंकि COGS हम लोग को मालूम है, ओपनिंग स्टॉक मालूम है ना, क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ से परचेज आ जाएगा। क्यों परचेज चाहिए? क्योंकि परचेज से हम लोग ये निकाल लेंगे। देखिए मैंने ऊपर में लिखा था, ऊपर में अभी लिखा था मैंने क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज क्रेडिट परचेज बाय एवरेज पेएबल, दैट विल बी 5 टाइम्स। तो वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। देखिए एवरेज पेएबल्स विल बी 4,90,000 बाई 5, दैट गिव्स यू 98,000। सो एवरेज पेएबल मतलब इधर देखिए क्रेडिटर्स का कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो नहीं है, तो हम लोग एवरेज पेएबल निकाल लिया 98,000। इसको हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स मानेंगे, क्योंकि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है और जब एवरेज डेटर्स या एवरेज स्टॉक या एवरेज पे क्रेडिटर्स आता है, तो अब हम लोग उसको क्या मानेंगे, क्लोजिंग मान लेंगे, क्लोजिंग डेटर्स या क्लोजिंग क्रेडिटर्स मान लेंगे। डेटर्स और स्टॉक के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन था ओपनिंग क्लोजिंग का, बट क्रेडिटर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, इसीलिए हमने यहाँ से जो भी क्रेडिटर्स आया वो हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स मान लिया। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स कम्स टू 98,000। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए ये पार्ट, ये जो पार्ट मैंने लास्ट में किया, एक बार इस पार्ट को देख लीजिए ध्यान से। एकदम मैंने यहाँ से शुरू किया था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से, और फिर उसके बाद करते गया मैंने पूरा सम। वेल आई होप ये समझ में आया आप लोगों को कि कहाँ कहाँ ओपनिंग क्लोजिंग निकालना होता है, कहाँ पर एवरेज क्रेडिटर्स को हम लोग क्लोजिंग मानेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसीलिए एवरेज क्रेडिटर्स को हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स मान के प्रोप्राइटर्स फंड में उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। अब बारी है प्रोप्राइटर्स फंड दिखाना, तो देख लीजिए कैसे मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड, जिसमें सोर्स ऑफ फंड्स पहले लिखा मैंने। सोर्स ऑफ फंड्स में क्या क्या है, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, और डिवेंचर्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स भी आएगा। 186 66 667 करने से आपका
टोटल आ गया 416667। तो सोर्स ऑफ फंड के साथ हम एप्लीकेशन ऑफ फंड को भी लिखते जाएंगे और सोर्स ऑफ फंड्स हैव टू बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड देखते जाइए। पहले सोर्स ऑफ फंड्स देख लीजिए, तीनों चीज़ हमने निकाल लिया था वर्किंग नोट में, वो एक बार देख लीजिए सोर्स ऑफ फंड कैसे मैंने लिखा। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डिवेंचर्स मिला के 4,16,667 हो रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी मैंने एक चीज़ लिख दिया, दैट इज फिक्स एसेट्स हम लोग निकाल लिया था 1,50,000। डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स देखिए 90,000 था, वो लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक 85,000 था, वो भी लिख दिया। लेस करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स के साथ लेस करेंट लाइबिलिटीज करेंगे, वो भी क्रेडिटर्स 98,000 था, तो वो भी कर दिया। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में 1,50,000 आया और 77,000 आया। देखिए ये दोनों को ऐड करने से ये नहीं आएगा, 4,16,667 नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं और कुछ है, उसको हम लोग अदर करंट एसेट्स मानेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो लिख दिया 189,667, क्योंकि सोर्स ऑफ फंड हैव टू बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड। देखिए सोर्स ऑफ फंड का टोटल था 4,16,667, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड का भी टोटल उतना होना चाहिए। बट अगर हम लोग यहाँ तक देखेंगे, देखिए फिक्स एसेट्स इतना है, करंट एसेट्स ये दोनों चीज़ है, डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से हम लोग क्रेडिटर्स को लेस कर देंगे, क्योंकि नेट करंट एसेट्स निकालना है हम लोगों को। तो दोनों करंट एसेट्स ऐड करके अगर हम लोग क्रेडिटर्स को लेस करेंगे तो आएगा आपका 77,000, विच मीन्स 77,000 आएगा, which means 1,50,000 plus 77,000 will not come this 4,16,667। तो बाद बाकी जो बैलेंस जाएगा वो हो जाएगा आपका अदर करंट एसेट्स बोल के बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द स्टेट प्रोप्राइटर्स फंड। नॉर्मली प्रोप्राइटर्स फंड टैली हो जाता है, बट ये सब में टैली नहीं हुआ तो आपको टैली करना पड़ेगा, ये सोचते हुए टैली करना पड़ेगा कि वो अदर करंट एसेट्स है बोल के 189,667। तो आज हम लोग दो नया टाइप ऑफ सम देखे। इसमें एक में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था और एक में हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड बनाने के लिए बोला गया था। तो हम दोनों टाइप में हम लोग देख लिया था कि कैसे होता है। एक तो कुछ जगह पे हम लोग को एजम्पशन लेना पड़ता है, वो एजम्पशन हम लोग को लेना पड़ेगा। जहाँ पर मैंने लिया था सेकंड सम में पूरा सेल्स को हम लोग क्रेडिट सेल्स मान के चला। फिर एवरेज पेएबल्स जो आया था क्रेडिट, उसको हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स मानते हुए चला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन था नहीं क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्रेडिटर्स के बारे में। तो उसी को हम लोग एवरेज क्रेडिटर्स को हम लोग क्लोजिंग क्रेडिटर्स मान के यूज़ किया प्रोप्राइटर्स फंड में। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखा कि प्रोप्राइटर्स फंड में जब टैली नहीं होता है तो फिर अल्टीमेटली उसको अदर करंट एसेट्स बोल के बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा। ये सब हम लोग दोनों अलग अलग टाइप ऑफ सम देखा आज। डेफिनेटली आगे का वीडियोस देखने के बाद ही आप लोग ऐसे ये सब वीडियोस देखोगे। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द वीडियोस सीरियली, जैसे मैंने दिया 1 2 3 करके वैसे ही देखते जाइए। तो धीरे धीरे देखेंगे आप अपना वो जो रेशियो के ऊपर जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते जाएगा। बट अगर आप स्किप करोगे तो नहीं होगा। और एक चीज़, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। हर एक सम मेरा मटेरियल में है, वहाँ से देखते जाइए सम को और सम को कॉपी में करते जाइए। तो ऐसे करते करते आप लोग इस चैप्टर में चैम्पियन बनोगे और डेफिनेटली एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। नॉट ओनली इन द बीकॉम एग्जाम, जो लोग भी फिनेंस लेके आगे पढ़ेंगे काफ़ी फ़ायदा होगा। आई एम चैलेंजिंग ऑल ऑफ़ यू, अगर आप लोग ये मैथ को रख दोगे, ये सब सॉल्यूशन को रख दोगे, तो आगे जाके अगर आप लोग एमकॉम पढ़ते हो, आगे जाके अगर आप लोग सीए पढ़ते हो या कोई भी फाइनेंस का कोर्स करते हो, तो यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ऑल दिस सम्स एंड माय मटेरियल। ओके, तो अब लोग वीडियो देखते रहो रेशियो के ऊपर। हम आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे दूसरा वीडियोज़ को लेते हुए, दूसरा चैप्टर का वीडियो लेते हुए हम आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आप लोग रेशियो को रिवाइज करते रहो। गुड डे एंड हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।